नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अब बिल्कुल चुनाव आयोग दौड़ लगा दिया है, सरपट दौड़ रहा है चुनाव आयोग। क्यों? क्योंकि इस बार शिकायत राहुल गांधी ने नहीं की है। इस बार शिकायत तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वो तो लगातार कर ही रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे हमारे वाले आका बैठे हैं ना अमेरिका में, ऐसे उनके आका भी बैठे हुए हैं दिल्ली में। आज बनारस में थे। जैसे ही बीजेपी की शिकायत आई, वैसे ही चुनाव आयोग ने कहा कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो, जहां भी गड़बड़ी मिलेगा सब कैंसिल कर देंगे। ये डर ये बता रहा है क्या वोटिंग रुक गई है। जिस चुनाव आयोग ने, शिव जी ध्यान दीजिएगा, पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली थी कि देखिए ऐसा इतिहास में चुनाव करवाया है कि पश्चिम बंगाल में एक भी बूथ पर रिकाउंटिंग करने की नौबत नहीं आई। आज जब मामला रिपोल फंसा, रिपोल हाँ, रिपोल करने की। रीपोल, माफ कीजिएगा, रीपोल की नौबत नहीं आई, पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। ये चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की थी शिव जी, अपनी पीठ थपथपाई थी। और अब चूंकि भाजपा फंस गई है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पुनर्मतदान करवाएंगे, रीपोल करवाएंगे। ममता बनर्जी गिड़गिड़ाती रह रही हैं कि सीआरपीएफ ने महिलाओं को, बच्चों को मारा, बूथ कैप्चर किया, इस तरह का वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के आरोप पर, जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन रही है, उस पर चुनाव आयोग टस से मस नहीं कर रहा। और बीजेपी के एक छोटे से कंप्लेन पर चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, पुनर्मतदान कराएंगे। ये बेबसी का आलम है। कहां का मामला है, क्या मामला है, विस्तार से हम दर्शकों को जानकारी देंगे। गजब की टक्कर पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल की जनता को सलाम करने का मन है। और 4 मई के बाद आपके चैनल पे मैं कहूंगा कि आप जाइए स्पेशल कवरेज न्यूज पे, देखिएगा कि अब तो यहां तक कह रहे हैं, अभी शिवजी ने एक प्रोग्राम किया है कि 4 मई के बाद क्या इस्तीफा दे देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अपने आप में बड़ा सवाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था शिवजी, वहां लड़ाई किसकी है? वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लड़ाई है। तो अगर ममता बनर्जी जीत जाएगी तो नरेंद्र मोदी को तो कायदे से नैतिकता का तकाजा देते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, झोला उठा के चले जाना चाहिए। उनके लिए तो देश दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर भी एक कोटी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, जैसे उन्होंने मनमोहन सिंह को दी थी, शायद जनपद, हाँ, जनपद वाले रोड पे दी थी उन्होंने। कोटी मिल जाएगी, ऐश मौज करते रहिए। क्योंकि आपने खुद अपनी इज्जत दांव पे लगाई। बंगाल में कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो रखा नहीं उन्होंने, अमित शाह चेहरे थे नहीं। तो दर्शकों से कहेंगे कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे, और फिर जो हम जानकारी देंगे आपको, वो आपको ज्ञानेश कुमार की असली सच्चाई बताते हुए नजर आएंगे। जी शिव जी। दरअसल बंगाल में ये खबरें सुबह से उड़ना शुरू हुई कि ईवीएम के जहां बीजेपी का चुनाव चिन्ह था, वहां किसी ने टेप लगा दिया है। इसके वीडियोस भी आए, लोगों ने इसकी शिकायत की, और शिकायत को लेकर अब ये खलबली बड़ी तादाद में आगे बढ़ने लगी कि आखिर कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या हुआ। ये सब चीजें बढ़ती चली गई। और अब आलम यह है कि अब बीजेपी गुहार लगा रही है। ये देखिए वीडियो है आपके समक्ष, 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা इसमें ये ব্লক टेप করা আছে তো लगा दिखा रहे हैं। ये शिकायत ব্লক की है করা আছে उन्होंने, তো इसमें टेप लगा हुआ 3 है। নম্বর ये ব্লক করা আছে তো कर्मचारी से जानकारी ली जा रही है, किसने किया, कैसे कहा। बीजेपी का कहना है कि ईवीएम जहां रखी थी वहां सीसीटीवी थे, सीसीटीवी लोगों ने बंद किए, बंद करने के बाद टेप लगाया, टेप लगाने के बाद बीजेपी का चुनाव चिन्ह दबा दिया गया। ये कहना है भाजपा के लोगों का। वहीं इस पर विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा हार गई है और हार से परेशान होकर अब वो नई नई बातें कहती चली आ रही है। अब ऐसी एक और तस्वीर आपके समक्ष अभी लेके हम आ रहे हैं, और वो तस्वीर देखेंगे तो वो हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि क्या है। ये न्यूज 24 चैनल ने ये लगाया है कि विधानसभा चुनाव 2026, जहां जहां ईवीएम पर टेप मिले वहां होगी दोबारा वोटिंग। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग यानी बंगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने ऐलान किया है। तो जो अभी संतोष जी ने कहा वो बड़ी गंभीर बात है कि आखिर ये नौबत कैसे आई, ये व्यवस्था क्यों बनी। चुनाव आयोग ने अभी 23 तारीख को तो पीठ थपथपाई थी कि ऐतिहासिक चुनाव कर दिया, कोई रिपोल नहीं है। अब तो शाम तक है, पहले तो कलेक्ट होने दो मशीनें। पहली बार 14 के बाद, 14 से पहले बीजेपी रो रही थी ईवीएम को, वही बीजेपी अब ईवीएम को गंगा से पवित्र मानती है।
वही ईवीएम का आज रोना शुरू हुआ है। क्या ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी जीत नहीं दिला पा रही है? क्या 2 लाख से ज्यादा लगे अर्धसैनिक बल यानी 120 आदमी पर एक पुलिसकर्मी लगाकर भी चुनाव शांतिपूर्ण कराने में नाकाम दिखे? कई सवाल है। संतोष जी, क्या है पूरा मामला? देखिए शिव जी, ये पूरा मामला क्या है, पहले तो मैं आपको दर्शकों को जरा बता दूं कि चुनाव आयोग ने हमें बताया था कि वेब कास्टिंग होगी सारे बूथों की। और जरा चूंकि मैंने चुनाव कवर किया है तो जरा मैं बता दूं, जब सुबह वोटिंग शुरू होती है शिव जी, उससे पहले मॉक पोल किया जाता है। तो उसमें ईवीएम का बक्सा खुला जाता है, मॉक कॉल किया जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है। उसमें वोटिंग डाल के देखा जाता है कि भैया वोट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। तो वेबकास्टिंग होना था, एक कंट्रोल रूम है जहां बैठ के लाइव सब तमाम चीजों को देख रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली का जो चुनाव आयोग का कार्यालय है वहां भी कंट्रोल रूम बनाया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी चुनाव आयुक्त बैठ के वहां भी सारी कार्रवाई देख रहे हैं। ऐसे में अगर ये टेप लगा वोटिंग से पहले तो उनकी नजर में आया क्यों नहीं? और जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जो मतदान कर्मी लगाए गए हैं, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक तो सारा प्रशासन बदल दिया था शिव जी। कोई अधिकारी कर्मचारी बचा है ममता बनर्जी के टाइम का? ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी बदल दिए। सारे अधिकारी अब बाहर से लेकर चले गए, सब कुछ अब बाहर से लेकर चले गए। उसके बावजूद भी इस तरह का, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। या तो ये मॉनिटरिंग करने वाले ज्ञानेश कुमार साहब दिल्ली में एक आध घंटे की झपकी ले ली होगी उन्होंने, मैं कह नहीं सकता। लेकिन भाई अगर उनकी नजरों से चूक गया, जिस काम के लिए उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया भाजपा ने, और जिस काम के लिए सदन में कानून पास करवा के जीवन पर्यंत जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है वो विशेषाधिकार उनको दे दिया, तो कम से कम अलर्ट तो रहना चाहिए था ज्ञानेश कुमार को। अब अलर्ट थे नहीं, अलर्ट नहीं थे तो बीजेपी ने शिकायत की, पता नहीं वो हारने की वजह से शिकायत की, और राज्य के निर्वाचन अधिकारी ने तुरंत कह दिया कि हम उन बूथों पर रीपोल करवाएंगे। यानी इतिहास बनाते बनाते ज्ञानेश कुमार रह गए। और ये आप जरा इस बात को अच्छी तरह से समझिए, पूरे चुनाव को देखिए, जिस तरह से मतदान तेजी से बढ़ रहा है। 3 बजे तक शिव जी 78.68% मतदान हो गया, यानी लगभग 79% मतदान 3 बजे तक हो गया है। और इस बीच खास तौर से गौर करें एक एक बात को, कोलकाता में किसी भी बूथ पर बंगाल पुलिस नहीं है, सब जगह सीआरपीएफ है। तो ये टेप लगाया किसने? ममता बनर्जी भी कह रही है कि भाई बंगाल पुलिस तो है नहीं, सब जगह आपने सीआरपीएफ के हाथ में डाल दिया है। और ममता बनर्जी सीधा आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर कि सीआरपीएफ ने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया, वोटरों और सेंट्रल ऑब्जर्वर लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें बॉर्डर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो एक पार्टी की रक्षा कर रहे हैं। और बीजेपी का जो इलाका, जो आरोप है वो भी बता दूं, ये डायमंड हार्बर का फालाता इलाका है, जहां बीजेपी कह रही है कि ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया है। और चुनाव आयोग ने क्या कहा उसके बाद हम और आप तमाम लोग जान ही रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें निकल रही है शिव जी, ये भी दर्शकों को थोड़ा बहुत जानकारी देना है। पूर्वी वर्धमान के बिरोरी में एक स्कूल के पास बम की खबर मिली, मौके पर एनआईए, सीआईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पहुंची है। सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। और जिन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 123 सीटें, आप दर्द देखिएगा, दर्द कहाँ निकल के आ रहा है। जिन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 123 सीटों पर टीएमसी 2021 में जीती थी, और इस बार भी चुनाव उसी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस वजह से शायद बीजेपी इतनी परेशान नजर आ रही है और वो चुनाव आयोग पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है। वोटर टर्नआउट भी 3 बजे तक मैं जिलों का बता देता हूं क्योंकि दर्शकों को अपडेट भी देना जरूरी है। हुगली में 18 सीटें हैं, वहां पे 81% के लगभग मतदान। हावड़ा में 16 सीटें हैं, 78% के लगभग मतदान। जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता, वो दो, कोलकाता नॉर्थ में 7 विधानसभा सीटें जहां 78% मतदान है। कोलकाता साउथ में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। नादिया में 17 सीटें हैं विधानसभा की, 80% मतदान हुआ है। नॉर्थ 24 परगना में, ये बहुत मशहूर है, काफी ज्यादा बीजेपी और टीएमसी को लेकर टक्कर चलता रहता है, 33 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 78% के लगभग मतदान हुआ है। पूर्व वर्धमान 16 विधानसभा सीटें हैं, 83% से ज्यादा मतदान। दक्षिणी 24 परगना 31 विधानसभा सीटें हैं, 76% से ज्यादा, 76.75, यानी लगभग लगभग 77% मतदान है। और ये जो 142 सीटें 8 जिलों में 1448 मतदाता है। और सबसे खास बात है, मैं फिर वही कह रहा हूँ,
महिला मतदाता फैसला करेंगे कि मोदी जी का आरक्षण का जुमला सच है या ममता बनर्जी जो कह रही है वो सच है। क्यों? क्योंकि 1.65 करोड़ तो पुरुष वोटर है और महिला मतदाता उनसे सिर्फ 10 ही लाख कम है, यानी 1.55 करोड़ है। और महिला मतदाता बढ़ चढ़कर इसमें आगे भाग ले रही है। और यहाँ बीजेपी की समस्या यह है कि पिछली बार 18 सीटें जीती थी 142 में से, इस बार शायद 18 भी जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए खलबली वाराणसी में भी है क्योंकि साहेब वाराणसी में बैठे हुए हैं, खलबली दिल्ली में भी है क्योंकि बीजेपी के बाकी नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, खलबली पूरे भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस देश के कई राज्यों की राजधानियों में बैठे हुए मुख्यमंत्री बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दर्शक समझ गए होंगे कि बंगाल की हार बीजेपी के कौन कौन से मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर रौनक लाई और मोदी के साथ कैबिनेट की बैठक में बैठने वाले किन किन मंत्रियों के चेहरे पर एक मुस्कान ला देगी, जो मुस्कुराते हुए नजर तो नहीं आएंगे लेकिन अंदर से मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। और फिर बीजेपी की राजनीति आपको उलझती हुई, पलटती हुई, बदलती हुई नजर आएगी। संतोष जी, मामला बड़ा संदिग्ध होता चला जा रहा है। जिस तरीके से बंगाल का चुनाव उलझता चला गया, मोदी शाह लगातार बंगाल में डेरा डाले रहे और जीत के लिए कुछ भी करने पर उतारू रहे। बम्पर वोटिंग ने उनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए। वोट काटने के बाद जो वोट बचे उसमें से 100 में से 92% लोगों ने मतदान कर दिया, यानी सिर्फ 100 में 8 लोग रह गए। 8 में अशक्त होंगे, मरीज होंगे, बुजुर्ग होंगे। उसके बावजूद ये 8 लोग बचे हुए एक सवाल खड़ा करते हैं और पूरी सिचुएशन, पूरी संभावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं। जब पूरा वोट पड़ जाता है तो फिर बचता कुछ नहीं है। ऐसे में आज हमको लग रहा है कि ये आंकड़े और पार चले जाएंगे, क्योंकि अब तक के जो 4 आपने बताए, सुबह 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, यानी 80% तक चला गया समथिंग। 1% कम है 80% से। 1% यानी 20% मतदान हर एक। अगर 20 बढ़ गया तो क्या 99% हो जाएगा? मेरा बड़ा गंभीर सवाल है आपसे कि हर बार 20% बढ़ा है। पहले 19% हुआ सुबह, फिर 39% हुआ, फिर 60% हुआ, फिर 79% हुआ। अब क्या 99% या 98%? बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि अभी मतदान तो बढ़ेगा, क्योंकि अब लंबी लाइनें लगी हैं। और तब ये सीआरपीएफ और वहां जो पुलिस बल है वो लठिया रहा है, महिलाओं को भगा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। ये सारे कारनामे हो रहे हैं। देखिए एक चीज बताता हूं मैं, आज जो हुआ क्या था, हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र के लिलुआ में बूथ नंबर 151, 152 और 153 पर केंद्रीय बलों ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। भास्कर की रिपोर्ट पता है क्या बता रही है? पुलिस एक व्यक्ति को घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले जाते हुए दिखी। और क्यों बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण वोटर्स काफी समय तक लाइन में खड़े रहे। कई लोगों ने पुलिस और केंद्रीय बलों से शिकायत की, इसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया। ये कौन सा तरीका है? ईवीएम मशीन खराब है, लोग धूप में खड़े हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो क्या सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करने का अधिकार मिल गया है क्या? ईवीएम मशीन खराब होना चाहिए तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये चुनाव आयोग की लापरवाही है। इतने टेस्टिंग और ये सब तमाम चीजें करते हैं, इसके बाद भी अगर वो खराब हो गया है। ये बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी के डर को बढ़ा रहा है। और शायद यही वजह है शिव जी, शायद यही वजह है कि बहुत परेशान हो गए हैं भाजपा। और ज्ञानेश कुमार के लिए दिक्कत है, बॉस के सामने परफॉर्मेंस करनी है। अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर कहां जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वो जीवन पर्यंत वाला, चूंकि महाभियोग वाला मामला अटका हुआ है शिव जी, पहली बार खारिज कर दिया था राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर ने, दोबारा दे दिया है महाभियोग का। सरकार थोड़ा सा आंख मूंद लेगी तो फिर ज्ञानेश कुमार जी बचे नहीं रह पाएंगे। ये तमाम चीजें आप समझिए, लेकिन ये सवाल उनसे ज्यादा लोकतंत्र पे है। पहले आपने लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए, उनको वोट देने का अधिकार आपने छीन लिया। उसमें से अगर एक भी जेन्युइन मतदाता निकला तो ये इस देश के लोकतंत्र के इतिहास पर एक काला धब्बा बन गया। फिर ईवीएम मशीन खराब हो रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं तो आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां की शिकायत कर रही है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और बीजेपी की शिकायत आ जाती है कि टेप लगा है, टेप लगा है, कार्रवाई कीजिए। लेकिन जहां जहां मतदाताओं को धमकाया जा रहा है,
तेजी से वोट नहीं करने दिया जा रहा, कम से कम वहां भी तो कार्रवाई कीजिए। ये तमाम चीजें उठकर निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद ने जो चुनौती दे दी है जिनकी, वो मैं मानता हूं कि जबरदस्त चुनौती है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता आज फैसला कर रही है और 4 मई को काउंटिंग में वो फैसला नजर आएगा। चुनावी लड़ाई मोदी बनाम ममता बनर्जी थी और मैंने पहले ही कहा था 4 M की लड़ाई है। मुस्लिम, महिला, मोदी और ममता। महिला किसके साथ है ये बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम किसके साथ होगा, वो ममता और बीजेपी के नहीं, मुस्लिम ममता का साथ देंगे या ओवैसी के साथ खड़े होंगे या हुमायूं कबीर के साथ खड़े होंगे। और ब्रांड मोदी और ब्रांड ममता की टक्कर है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी दोबारा चुनाव फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाती है तो ये ब्रांड मोदी की हार होगी और फिर भाजपा को भी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन भाजपा तो सोच ही रही है, ये बेचारे कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। भैया मुरली मनोहर जोशी का बयान देख लीजिए, मोहन भागवत का बयान देख लीजिए, राजनाथ ने 2-2 बार बयान दे दिया, राम माधव ने स्वीकार कर लिया। इस पे हमने विस्तार से एक स्टोरी करी है, जाके देख सकते हैं, संतोष पाठक ऑफिशियल पे चर्चा करी है विस्तार से। उसमें बीजेपी संकेत तो दे रही है, नरेंद्र मोदी संकेतों को समझ भी रहे हैं, इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से विदा करने पे लगी हुई है और 4 मई का चुनावी नतीजा भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं के गुट को हवा देता हुआ नजर आएगा। और ज्ञानेश कुमार फेल हो गए, बॉस ने काम दिया, उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाए। जिम्मेदारी उन्हीं की होगी क्योंकि बॉस ने तो सब कुछ दे दिया। इस देश के कानून, नियम, कायदे, कानून सबका उल्लंघन करते हुए वो छूट बॉस ने उनको दे दी जो इससे पहले किसी को नहीं मिला था। अब संतोष जी, तो क्या ये जो चुनाव रद्द होंगे, जो कहा है वेस्ट बंगाल के निर्वाचन अधिकारी ने कहा है, जो अभी हम आपको जिसकी इमेज दिखा रहे थे, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे थे, कई बातें आपको बता रहे थे, तो इन सब चीज़ों में बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है जिन जिन केंद्रों पर बाकायदा अगर शिकायतें मिलेंगी तो हम काले या सफेद टेप मिलने की शिकायत मिलेगी, वहां दोबारा मतदान यानी रीपोलिंग कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बूथों पर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही दोबारा मतदान कराया जाएगा। साहब ये भी कह देते कि अगर 10-12 विधानसभाओं में ये घटना आई सामने तो हम पूरा ही चुनाव पोस्टपोन करके कर देंगे, तो ताकि 27 लाख उन मतदाताओं को भी मौका मिल जाता वोट डालने का, जिनके सुनवाई ट्रिब्यूनल में पड़ी हुई है। उन 65 कर्मचारियों को भी मिल जाता कि चुनाव तो करवा रहे हैं लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं मिल रहा है। संतोष जी, क्या चुनाव आयुक्त तो जो कह रहे हैं वो अपनी पीठ इस बार क्या कह के थपथपाएंगे, या नहीं होगा चुनाव, या भाजपा के उम्मीदवार ने कहा तो कराना जरूरी है? नहीं, चुनाव तो करवाना जरूरी है शिव, और बीजेपी ने कह दिया है तो चुनाव तो करवाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, बहुत कम दर्शकों को पता हो, ये बहुत कम लोगों को पता है। लोग समझते हैं कि अडानी साहब डिफेंस में है, लोग समझते हैं कि अडानी साहब को पोर्ट दे रखा है, लोग समझते हैं कि अडानी साहब को एयरपोर्ट दे रखा है। आप बहुत कम दर्शकों को पता होगा अडानी साहब सड़कों के ठेकेदार भी बन गए हैं शिव जी, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण पता है किसने किया है? दर्शकों को बता देता हूं, और फिर दर्शक इसकी क्वालिटी देखे, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मोदी साहब के साथ साथ अडानी साहब को भी टैग कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो सड़क के ठेकेदार भी अडानी साहब बन गए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी ने हमारे मंच पे तो खुलासा किया ही था कि सबसे बड़े कुछ दिनों में नंबर 1 बन जाएंगे सड़क निर्माण के मामले में। तो मोदी साहब कह रहे हैं कि जो इस देश का है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, वो अडानी साहब को दे ही रहे हैं और देश को अपना मान ही रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को सब कुछ उन्होंने दे ही दिया। अब यहाँ पे आप एक एक तकनीकी पहलू समझिए। आज 29 अप्रैल की तारीख है, 4 मई को काउंटिंग होनी है। अब इसको समझिए, चुनाव आयोग के सामने दुविधा क्या है? क्या 1 मई को रिकाउंटिंग करवाएंगे, रीपोलिंग करवाएंगे, 2 मई को रीपोलिंग करवाएंगे, या पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन हो जाने के बाद रीपोलिंग करवाएंगे?
इस चीज को समझिए, क्योंकि जहां आप रीपोलिंग करवाएंगे वहां का पूरा सिस्टम आपको बदलना पड़ेगा। जो वहां पे आपने बिठा रखे होंगे चुनाव अधिकारी, जो आपने पीठासीन अधिकारी बिठा रखे होंगे आरओ, उनको हटाना होगा। जो सिक्योरिटी वाले अधिकारी कर्मचारी है उनको हटाना होगा। पूरा का पूरा स्टाफ बदलना पड़ेगा। जहां राज्य निर्वाचन अधिकारी ने बयान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बयान देकर ज्ञानेश कुमार को भी फंसा दिया है, क्योंकि अब इनको समझ में नहीं आएगा कि करे तो कब करे, क्योंकि 4 मई के बाद ममता बनर्जी आ गई तो फिर क्या कर लेंगे आप। ये तमाम चीजें अब ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार साहब को खुद समझ में नहीं आ रहा। हालांकि वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, गहराई से नजर बनाए होंगे, लेकिन थोड़ी सी चूक मुझे लगता है हो गई। और अब क्या प्रेस रिलीज वो जारी करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और आपने एक बात और सही कही कि ये 95% जाएगा, 99% जाएगा, इसके लिए भी हमें चुनाव आयोग के डेटा का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो पहले होता था कि आमतौर पर चुनाव आयोग एक डेटा दे देता था, उसमें 0 पॉइंट समथिंग का हेरफेर होता था, अब तो भाई साहब कितने प्रतिशत का हेरफेर हो जाता है। और ये भी देखना होगा कि जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्या वो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं या वो ममता बनर्जी के मतदाता है। इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है कि मतदान की रफ्तार कितनी होगी। लेकिन एक बात तय मान लीजिए, ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि विपक्ष के नेताओं के बीच में शायद वो इकलौती नेता है जो मोदी और शाह से उन्हीं के स्टाइल में लड़ सकती है, उन्हीं के स्टाइल में फिर सकती है। और क्यों, एक सूती साड़ी और एक हवाई चप्पल पहन के जब आप जनता के बीच जाते हो तो बड़े बड़े विरोधी पस्त हो जाते हैं। शिव चलो अभी फिलहाल देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा, कितने बूथों पर पुनर्मतदान होगा, रिपोल होगा। हमें चुनाव आयोग के आर्डर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। क्या ईवीएम से डर गई भाजपा? दर्शक हमें ज़रूर बताएं हाना में। आपने हमारे इस प्रोग्राम में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।